In the last videos, I completed the Prime Minister, and with that, I also completed the Central Council of Ministers. Now, I want to complete the Chief Minister first. चीफ मिनिस्टर पढ़ के एक तो हमारा प्राइम मिनिस्टर का रिवीजन होगा, और इसके बाद मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करूंगा, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी रिवीजन हो जाएगा। और ये वाला पार्ट करके हमारे एग्जीक्यूटिव में बस अटॉर्नी जनरल और स्टेट जनरल, जो जिसे जनरल एडवोकेट कहते हैं, वो बचेगा। उसके अलावा हमारे जितना भी एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लेजिस्लेटिव पे आएंगे, और लेजिस्लेटिव में सबसे पहले मैं पार्लियामेंट बताऊंगा, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर, और उसके बाद हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेट में एग्जीक्यूटिव पार्ट में चीफ मिनिस्टर देखते हैं। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर वाली फंक्शंस रखता है, बट चीफ मिनिस्टर का जो फंक्शन होता है, जो स्फीयर होता है, जो जुरिस्डिक्शन होती है, वो उसकी पर्टिकुलर स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो जेंटलमैन है, इनका नाम है आदित्यनाथ योगी या फिर योगी आदित्यनाथ, और ये चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो जो इनकी जुरिस्डिक्शन होगी, जो इनका पूरा स्फीयर होगा, वो उत्तर प्रदेश स्टेट है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया का, मतलब पूरे इंडिया को गवर्न करता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पूरा स्टेट का हेड होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट का हेड होता है। तो सारी फंक्शंस एंड पावर्स हमें वही देखने के लिए मिलेंगी, तो हम उसमें अच्छे से डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। जो चीज मैंने प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे बताई थी, वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जो प्राइम मिनिस्टर था वो था डी फैक्टो अथॉरिटी ऑफ द यूनियन, राइट। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब द रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है पूरे यूनियन के कंपैरेटिवली। बट ऐसे ही चीफ मिनिस्टर की भी डी फैक्टो पावर है स्टेट के स्फीयर में। ठीक है, एक होता है डी ज्योर, जो होता है नॉमिनल हेड, और यूनियन के टाइम पे नॉमिनल हेड होता है द प्रेसिडेंट, और स्टेट के टाइम पे होता है गवर्नर। ठीक है, ये नॉमिनल हेड होता है। ये आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे। डी फैक्टो क्या होता है, डी ज्योर होता है। डी फैक्टो होता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड, और डी ज्योर होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। तो यूनियन में डी ज्योर होगा प्रेसिडेंट और डी फैक्टो होगा प्राइम मिनिस्टर, बट स्टेट में डी ज्योर होगा गवर्नर और डी फैक्टो होगा चीफ मिनिस्टर। अब हम अपॉइंटमेंट पे आते हैं कि चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है। तो ये एग्जैक्टली सेम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है वैसे ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता था? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता था जो भी मेजॉरिटी पार्टी जीतती थी लोकसभा इलेक्शन में, उस पार्टी का जो हेड होता था प्रेसिडेंट, उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता था। ठीक है, तो ऐसे ही हम चीफ मिनिस्टर के टाइम पे भी देखेंगे। चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इस इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतेगी, ठीक है, उस पार्टी का जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उसे अपॉइंट करेगा गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर। ये रहे उत्तर प्रदेश की गवर्नर, और ये रहा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में है, और ना ही चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। बट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी लीडर होगा मेजॉरिटी पार्टी का, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो सिंपल था। अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होगी तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है, और किसी भी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना सकता है। यही डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास भी थी। जब लोकसभा इलेक्शन में कोई मेजॉरिटी नहीं आती थी, तो प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। यूजुअली क्या होता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, या फिर जो लोकसभा में भी, जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर फिर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, और फिर उसे 1 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस जीतना होता है। मतलब उसके फिर अगेंस्ट कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, और वो अगर अप्रूव हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस वो जीत जाता है। तो स्टेट चीफ मिनिस्टर के टाइम पे भी यही है। चीफ मिनिस्टर मतलब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है कि अगर मेजॉरिटी नहीं हो किसी भी पार्टी में, तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किसी भी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना सकता है। बट 1 महीने के अंदर उस चीफ मिनिस्टर को पार्टी की मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज, सेम चीज हमें चीफ मिनिस्टर के टाइम पे भी देखने के लिए मिल रही है। अगर चीफ मिनिस्टर एकदम सडनली डेथ हो जाती है चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में ही, और कोई सक्सेसर नहीं होता, तब भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। ऐसे ही प्रेसिडेंट के टाइम पे था। प्रेसिडेंट भी
अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है जब पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हो या फिर ना हो। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, पूरा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो तब भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बट शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। अगर चीफ गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, उस केस में 1 महीने के अंदर अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। और अगर कोई बंदा चीफ मिनिस्टर है, बन जाता है, बट वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, तो उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगर वो 6 महीने के अंदर हाउस का मेंबर नहीं बनता, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का बने या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का बने, अगर वो नहीं बनता तो उसे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये भी सेम चीज हमने प्रेसिडेंट के टाइम पे भी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे भी देखी थी। तो वही सारी सेम चीजें है, बस प्राइम मिनिस्टर की जगह आपको चीफ मिनिस्टर याद रखना है और प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, और बाकी सब चीजें सेम है। और ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस का मेंबर होगा या फिर ऐसा कहीं नहीं लिखा। चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। यूजुअली क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ही होता है, जो लोअर हाउस होता है उसका ही मेंबर होता है। बट कई कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर अपर हाउस का भी मेंबर हुआ है। ठीक है, तो ये थी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब हम आते हैं चीफ मिनिस्टर की ओथ, टर्म एंड सैलरी के ऊपर। ओथ किसके सामने लेगा? जब गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, आई मीन गवर्नर इज नॉमिनल हेड, बट अपॉइंट तो गवर्नर ही कर रहा है ना। ऑल दो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से हो रहा है, बट अपॉइंट ऑन पेपर्स गवर्नर करता है, तो ओथ भी गवर्नर के सामने ही लेता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ही एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ बिफोर द गवर्नर। बहुत सिंपल था। प्राइम मिनिस्टर किसके सामने लेता है? प्रेसिडेंट के सामने। सेम चीज है। अब अपनी ओथ में चीफ मिनिस्टर क्या क्या बोलता है? दैट ही विल नॉट कम्युनिकेट और रिवील एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन एज अ यूनियन मिनिस्टर। इट इज नॉट अ यूनियन मिनिस्टर, इट इज अ स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले कि वो अगर उसकी कंसिडरेशन में कोई मैटर आएगा जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा, तो वो किसी को भी नहीं बताएगा, चाहे वो उसकी फ्रेंड हो, चाहे वो उसकी फैमिली हो, वो किसी से भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये उसकी एक ड्यूटी हो जाती है। तो ये सब चीजें वो स्वेयर या ओथ में लेता है अपनी। चीफ मिनिस्टर का जो टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता है, और ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब आपको इस चीज का मतलब समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द प्लेजर ऑफ द दिस पर्सन, व्हाट इज द प्लेजर ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे प्लेजर ऑफ द गवर्नर है कि मतलब गवर्नर कभी भी चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है अपने ऑफिस से। अब ये सिर्फ ऑन पेपर्स है, ऐसा नहीं है कि गवर्नर का जब भी मन करे वो चीफ मिनिस्टर को हटा दे। गवर्नर तभी हटा सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। जैसे पार्लियामेंट में हमने देखा था, लोकसभा के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा देता है। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, और वो मोशन बिल्कुल मेजोरिटी में जीत पास हो जाता है, तब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है। ठीक है, तो गवर्नर तभी हटा सकता है। तो इसका मतलब ये है, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ऑल दो गवर्नर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो तभी हटाएगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, बट हटाता तो गवर्नर ही है ना, तो इसलिए ही बोला गया है ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट के, वो भी दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। अब जो सैलरी होती है या फिर अलाउंस होती है चीफ मिनिस्टर की, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कौन करता था? पार्लियामेंट। ठीक है, चाहे वो लोअर हाउस हो अपर हाउस हो, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती थी। तो चीफ मिनिस्टर की कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत सिंपल है। और इससे वो वाली सैलरी मिलती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी मेंबर को मिलती है या फिर किसी एमएलए को मिलती है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा इसे थोड़े समचरी अलाउंस मिलते हैं, जिसमें फ्री अकोमोडेशन होती है, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, ये सब थोड़ी सब चीजें से एक्स्ट्रा मिलती है क्योंकि ही इज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ही हेड्स द गवर्नमेंट इन द स्टेट। अब हम पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे चीफ मिनिस्टर के क्या क्या होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में होते हैं, एक गवर्नर के रिलेशन में देखेंगे, और एक हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेशन में।
प्राइम मिनिस्टर के हमने पावर्स एंड फंक्शन सब देखे थे, तब भी हमने ऐसे ही देखा था। ये प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहले हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में देखा था, फिर हमने प्रेसिडेंट के रिलेशन में देखा था, और थर्ड हमने पार्लियामेंट के रिलेशन में या फिर लोकसभा के रिलेशन में देखा था। तो यहाँ पे बस हम स्टेट के कंपैरेटिवली में उससे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है। इस फोटो में आप देखिए तो ये पीछे उत्तर प्रदेश के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये गवर्नर है और ये चीफ मिनिस्टर है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? पहले चीफ मिनिस्टर नाम देगा, किसे देगा? गवर्नर को। चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगा गवर्नर को कि आप इन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाइए, तभी गवर्नर उस पर सिग्नेचर करेगा और उन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंट तो वैसे गवर्नर कर रहा है ऑन पेपर्स, बट नॉमिनेट कौन कर रहा है, मतलब रिकमेंड कौन कर रहा है? वो कर रहा है चीफ मिनिस्टर। सो ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट के टाइम पे या प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे क्या था? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था। तो वही चीज यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से है। अब एक स्टेट लेजिस्लेचर में भी मिनिस्ट्रीज होती है, एक स्टेट में भी मिनिस्ट्रीज होती है। जैसे पूरे यूनियन में मिनिस्ट्रीज थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे ही स्टेट में भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेट में भी होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गई या फिर और भी टाइप की मिनिस्ट्रीज होती है। तो उन मिनिस्ट्री को कौन कौन हेड करेगा, कौन कौन मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री को हेड करेगा, ये सब चीफ मिनिस्टर ही डिटरमाइन करता है। तो ही एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। जैसे यूनियन पे था वैसे ही यहाँ पे है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करता था कि कौन सी मिनिस्ट्री पे कौन सा मिनिस्टर हेड करेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स में कौन सा मिनिस्टर हेड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी वही चीज देखने के लिए मिलेगी। अब अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट की डिसीजन को नहीं मानता या फिर उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, तो चीफ मिनिस्टर उसे रिजाइन करने के लिए बोल सकता है। और अगर वो तब भी रिजाइन नहीं कर सकता तो चीफ मिनिस्टर फिर गवर्नर से बोलेगा, गवर्नर को एडवाइस करेगा और फिर गवर्नर उसे डिसमिस कर देगा। तो ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द गवर्नर टू डिसमिस हिम। ये भी सेम है जो हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे देखा था। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है वो कौन प्रिसाइड करता है? चीफ मिनिस्टर। यूनियन पे प्राइम मिनिस्टर करता था, स्टेट में चीफ मिनिस्टर करता है। और जितने भी एक्टिविटीज होती है मिनिस्टर्स की, चाहे वो कैसी भी हो, तो उन्हें गाइड भी चीफ मिनिस्टर करेगा, डायरेक्ट भी चीफ मिनिस्टर करेगा, कंट्रोल भी चीफ मिनिस्टर करेगा, कोऑर्डिनेट भी चीफ मिनिस्टर करेगा। तो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो जो भी चीजें होगी सब इसके ही अकॉर्डिंगली होगी। तो चीफ मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है स्टेट में। और अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है अपने ऑफिस से, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे देखा था। जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से रिजाइन कर देता था तो उसके साथ जितनी भी मिनिस्ट्री थी, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी, वो भी ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाती है। तो वही यहाँ पे है। तो ये थी पावर एंड फंक्शन इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम देखेंगे इन रिलेशन टू द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है गवर्नर के रिलेशन में। ये भी एग्जैक्टली सेम है। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब गवर्नर के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में आता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर को जो जो बातें पता होनी चाहिए काउंसिल के बारे में वो कौन बताता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो या फिर वो फाइनेंशियल हो, जितने भी डिसीजन है वो गवर्नर को बताया जाए। या कोई भी प्रपोजल हो लेजिस्लेशन का कि हाँ हम ये वाला लॉ बनाने वाले हैं, पास करने वाले हैं, तो ये सब चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को सब कुछ बताए। To communicate all decisions of Council of Ministers relating to administration of the state and proposals for legislation to the governor। सेम है प्राइम मिनिस्टर वाला। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है वो प्रेसिडेंट को बताए, तो चीफ मिनिस्टर की सेम ड्यूटी होती है वो गवर्नर को बताए। अगर गवर्नर पूछे तब भी उसे बताना चाहिए। ठीक है, तो इफ गवर्नर आस्क्स टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नर पूछेगा तो चीफ मिनिस्टर को, उसकी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो उसे बताए। अब मान लीजिए किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया बट कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर उसी काउंसिल में उसे नहीं मान रहा, तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को बताए कि ठीक है ये वाला मिनिस्टर नहीं मान रहा था काउंसिल की बात, तो हमने ये वाला एक्शन लिया। तो ये सब चीजें
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे थे। बस चीफ मिनिस्टर की जगह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, बाकी सब चीजें वही है। अब हमें पता है कि गवर्नर बहुत सारी चीजें अपॉइंट करता है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो गवर्नर अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, वो भी गवर्नर अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है स्टेट का, वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन भी होता है स्टेट का, उसे भी गवर्नर, उसके मेंबर्स या चेयरमैन को गवर्नर अपॉइंट करता है। सेम चीजें यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट करता था, जैसे यूपीएससी के मेंबर से चेयरमैन होते थे, वो प्रेसिडेंट करता था, राइट। और स्टेट इलेक्शन, यूनियन इलेक्शन कमिश्नर के जो मेंबर्स होते थे वो प्रेसिडेंट करता था। और क्या क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट करता था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट करता था, पर किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो वैसे ही चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर इन सब लोगों को अपॉइंट करेगा। कौन कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और फाइनेंस कमीशन जो होता है स्टेट का, और भी बहुत सारे लोगों को गवर्नर अपॉइंट करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे? चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। हम ये सारी जो बॉडीज है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, हम ये सब अलग अलग चैप्टर्स में सही से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी गवर्नर के रिलेशन में चीफ मिनिस्टर की पावर। अब हम चीफ मिनिस्टर की पावर देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में। ये भी एग्जैक्टली सेम है। ये गवर्नर को एडवाइस करेगा कि कब स्टेट लेजिस्लेचर को समन करना है और कब उसे प्रोरोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है। यूनियन पे क्या होता था? यूनियन में ज्वाइंट सिटिंग का एक प्रोविजन था। ठीक है, अगर एक हाउस में, लोअर हाउस में कोई पास हो गया, बट राज्यसभा ने या फिर हाउस ने मना कर दिया कि नहीं हम ये वाला पास नहीं कर रहे, तो प्रेसिडेंट क्या करता था? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता था कि आपको ज्वाइंट सिटिंग करनी है। तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए बोलता था। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग समन करता था, फिर वहां पे वोटिंग होती थी, और अगर वहां पे पास हो जाता था, यूजुअली हो जाता है क्योंकि वहां पे तब लोकसभा की ज्यादा मेजोरिटी होती थी। ठीक है, तो वहां पे हो जाता था। बट यहाँ पे स्टेट में ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यूनियन लेवल पे ज्वाइंट सिटिंग होती है, बट स्टेट लेवल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को नहीं बोल सकता कि ज्वाइंट सिटिंग कराओ। यहाँ पे क्या होता है, हम स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम पे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये होता है, अगर लोअर हाउस ने पास कर दिया तो अपर हाउस कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अपर हाउस मना नहीं कर सकता, ये हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ेंगे तब बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं होता, आपको अभी इतना ही याद रखना है। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को क्या एडवाइस कर सकता है कि कब समन करना है हाउस को और कब प्रोरोग करना है हाउस को। ठीक है, अपर हाउस को भी, लोअर हाउस को भी। बस यहाँ पे यही है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। यूनियन में ये सब तो था ही। यूनियन में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता था कि अब आपको लोअर हाउस एंड अपर हाउस को प्रोरोग करना है या फिर समन करना है, और अगर ज्वाइंट सिटिंग भी है तो ज्वाइंट सिटिंग को भी करना है। बट यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे सेम ऑप्शन ये भी है कि अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अब इलेक्टर्स की विश को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस कर सकता है कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो। प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता था कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। याद रखिए, सिर्फ लोअर हाउस डिसॉल्व होता है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या फिर वो स्टेट का हो, सिर्फ लोअर हाउस ही डिसॉल्व होता है। पार्लियामेंट में जो अपर हाउस होता है वो परमानेंट हाउस होता है, बट स्टेट में परमानेंट नहीं होता। स्टेट में कोई भी हाउस परमानेंट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर किसी स्टेट में अपर हाउस है तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप अपर हाउस डिसॉल्व कर दो। चीफ मिनिस्टर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है, अपर हाउस को नहीं बोल सकता। बट अपर हाउस इसलिए परमानेंट नहीं होता स्टेट में, या फिर हम बोले लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद, ये इसलिए परमानेंट नहीं होता क्योंकि इसे एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। कुछ स्टेट्स में अपर हाउस होता है, कुछ स्टेट्स में नहीं होता। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक्ट पास होता है, वो फिर पार्लियामेंट में जाता है, फिर वहां से अप्रूव जब होके आता है तब उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। हम ये भी पढ़ेंगे कैसे। तो एक एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है और दूसरे एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म भी हो सकती है। तो जब बनेगी तो उस टाइम तक के लिए तो परमानेंट नेचर में रहेगी, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो इस चीज में तो परमानेंट है,
बट उसे एक्ट के थ्रू खत्म भी करा जा सकता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा परमानेंट है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन के लिए चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड कर सकता है और गवर्नर को फिर उस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, ये जो जिस हाउस का भी मेंबर होता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उस फ्लोर पे वो सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को इसे बताना होता है। ठीक है, ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब इन सब चीजों के अलावा कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस भी होते हैं, वो भी देखते हैं। और ये थोड़ा अलग है प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर यूनियन लेवल पे है, यहाँ पे इनकी थोड़ी कम पावर है, तो हम वो देखेंगे। ये चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग कमीशन के। प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग इज यूनियन प्लानिंग कमीशन एक तरीके से। उसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था, बट चेंज करके नीति आयोग कर दिया। बट जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है, उसके चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। पहली चीज ये। अब ये जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जोनल काउंसिल होती है, 5 जोनल काउंसिल होती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अलग उसमें। तो प्राइम मिनिस्टर तो उसका चेयरमैन होता है, बट वाइस चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर। बट अब आप सोच लोगे, इतनी सारी स्टेट्स है, इतने सारे चीफ मिनिस्टर है, तो कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा? रोटेशन से एक साल के लिए एक चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है। मान लीजिए, ठीक है, पहले साल बना उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे साल बना बिहार का, तीसरे साल बना झारखंड का चीफ मिनिस्टर। तो हर साल अलग अलग चीफ मिनिस्टर जोनल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये एक नया पॉइंट है। ये वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में या स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप में हम ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तभी सही से बताऊंगा। बट आपको अभी पता होना चाहिए कि वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है जोनल काउंसिल का, और हर साल वो चेंज होता है, रोटेटरी वो प्रोसीजर है। अब ये मेंबर होता है इन स्टेट काउंसिल का और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ये हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे। और जो मेंबर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के ये चीफ स्पोक्समैन होते हैं। और अगर कोई क्राइसिस आ जाती है इमरजेंसी में, तो ही इज द चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल। ठीक है, ये सब चीजें हम प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे पढ़ चुके हैं। बस आपको ये एक तो ये न्यू है कि स्टेट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है, जोनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन है, और हर साल वो रोटेट होता रहता है। और इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, ये चीफ मिनिस्टर इनके मेंबर होते हैं, सारे जितने भी होते हैं, और सब सेम है। तो ये था पूरा चीफ मिनिस्टर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और भी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी, बट जितना भी चीफ मिनिस्टर के रिलेशन में था हमने वो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बचता है स्टेट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट का अपलोड कर दूंगा, कल ही मोस्ट प्रोबेबली कर दूंगा। और उसके नेक्स्ट से हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर करते ही हमारा इंडियन पॉलिटी का 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताऊंगा।